आज इस बड़े पैनल में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ जुड़ेंगे। तहसीन पूनावाला जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, अपनी बात रखते हैं। मेरे साथ तारिक अहमद लारी है, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता हैं, इंडिया अलायंस के हमेशा फेवर करते हैं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जुड़ेंगे। आज तो बड़ा दिन है, मैं सीधा रिएक्शन ले देता हूं पहले आपसे। तारिक अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है ईवीएम में दोष है? ईवीएम गलत थी? तो तेलंगाना में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ? वहां भी तो ईवीएम थी भाई। सबसे पहली बात तो ये, ईवीएम का इजाद किसने किया हिंदुस्तान में? ईवीएम को लेकर कौन आया भारत में? और ईवीएम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? आपको अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह की हरकत हो सकती है? जब आप खुद ये कर लेकर आए हैं तो आज किस लिए रो रहे हैं बैठकर भाई? कमलनाथ जी कह रहे हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि चिप वाली कोई भी मशीन हैक हो सकती है, और एक कह रहे हैं कि जिससे पहले से परिणाम का पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया। उन दोनों का यही कहना है, इशारा यही है, ईवीएम खराब थी, हम तो सही हैं। आप समाजवादी पार्टी के हाहाकारी अहंकारी जवाब है उन लोग का। ये अहंकार से घिरा हुआ जवाब है। माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, तो अब मैं क्या कहूं, बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत ही इज्जत लायक व्यक्ति हैं वो, हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन अब थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लेना चाहिए उनको। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, ईवीएम में दिक्कत है या इंडिया गठबंधन में दिक्कत है, या कांग्रेस में दिक्कत है? देखिए, ब्लैक एंड राजनीति में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता अमीश भाई। आप सीनियर आदमी हैं और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आप भी हैं और मैं भी हूं। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे है। हाँ, ईवीएम भी एक फैक्टर होता है। ईवीएम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, और हम तो चाहते हैं, सभी पार्टियां चाहती हैं विपक्षी की बैलेट बॉक्सेस पे हम शिफ्ट करें। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन बहुत खराब था INDIA के घटक दलों का, और मान सम्मान एक दूसरे को नहीं मिला। वोट बटे। राजस्थान में हम अलग लड़ रहे थे, लेफ्ट वाले, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस अलग लड़ रही थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, गलत था, जिसकी वजह से उससे भी रिजल्ट्स अफेक्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक रणनीति हमेशा की तरह रही भारतीय जनता पार्टी की, हिंदू वोट भुनाने की। तो ये कई फैक्टर्स थे, किसी एक फैक्टर के ऊपर ही हम टिप्पणी ना करें, सबका मिश्रण लेकर के तो चलें। आपने बोला कि कई फैक्टर्स थे। ईवीएम, विवेक आपने बोला ईवीएम भी एक फैक्टर है, कोऑर्डिनेशन में कमी भी एक फैक्टर है, और हिंदू पोलराइजेशन भी एक फैक्टर है जी। और वोटर कोई फैक्टर नहीं है। तीनों को मैं मानता हूं। नहीं, देखिए वोटर, देखिए अब आप क्या होता है, अगर आप वोट परसेंटेज को स्टडी करेंगे तो जो 4 मिजोरम को अगर मैं साइड करके 4 राज्यों के अगर मैं वोट्स को गिनूं तो अभी भी कांग्रेस के टोटल नंबर ऑफ वोट्स चारों राज्यों में ज्यादा होंगे, शायद बीजेपी से लगभग बराबरी के हैं। वोट परसेंटेज में भी कोई ज्यादा फर्क आपस में नहीं है, और कहीं भी 1-2%, 3% का 19-20 होता है। मध्य प्रदेश के अंदर 50% बीजेपी वोट शेयर को टच कर रही है, 50% को क्रॉस कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं? वो ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनावों के अंदर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 50% वोट शेयर क्रॉस करा, दिल्ली के अंदर 50% वोट शेयर क्रॉस करा। यानी अगर आप मिल भी जाएं तब भी नहीं हरा पा रहे उनको। बसपा और सपा मिल गए, ऐसा नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों के अंदर आरएलडी मिल गई, वो नहीं हरा पाई। और मैं आपको बता रहा हूं, 2022 का मैं चुनाव कवर कर रहा था। व्यूअर्स, ये बात आप नोट करिए और रिकॉर्ड करिए और इसे शेयर करिएगा। मैं आपको बताता हूं, मैं था मेरठ के आसपास, और मेरठ के आसपास मैंने वहां पे ताऊ घूम रहे थे, तो मैंने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा, आरएलडी का क्या माहौल है आपको लगता है? बोला ये जयंतवा को जब बसपा और सपा ने समर्थन दे दिया, ये तब ना जीता तो इब क्या जीतेगा, ये उनका कहना था। भाई मोदी की लहर है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। भाई योगी का जोर है, ये कहना था उस ताऊ का। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। और मैं आपको ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूं, मैं कोई अनफिल्टर्ड बात बता रहा हूं। मैं फर्स्ट टाइम ये बात मैंने कहीं सार्वजनिक मंच पे कही है। दिस इज व्हाट अ वोटर सेड, कि जो जयंत चौधरी सपा बसपा के अलायंस के बात नहीं जीता, वो कैसे जीतेगा इस बारी? उसकी पार्टी कैसे जीतेगी? एग्जैक्टली दैट हैपेंड।
जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, ये मैं पहली बात कहना चाहूंगा, आपने विवेक जी को हिंदुओं का वोट एक तरफ कर दिया और आपने पोलराइज करा और ईवीएम को दोषी है ही। देखिए, विवेक जी की पार्टी करना, जैसे केरल में भी एक ट्रेंड था कि एक बार यूडीएफ आती थी, एक बार एलडीएफ आती थी। पिछली बार एलडीएफ यानी लेफ्ट की सरकार थी और एक बार यूडीएफ जिसको कांग्रेस लीड करती वो आती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार बदली नहीं और एलडीएफ यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कंटिन्यू कर गई। तो अब पता नहीं विवेक जी किस विवेक के आधार पर बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी की सरकार कंटिन्यू कर गई केरल में और इसके बावजूद उसमें ईवीएम की गड़बड़ी थी। मुझे लगता है कि इस बारे में ईमानदारी से विचार करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के विषय में कहूंगा, दिग्विजय सिंह जी ईवीएम क्या, वो तो अपनी सरकार को ही दोष दे दिए थे। याद है 26/11 का जो हमला था वो यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार का कहना था कि हाफिज सईद ने कराया और दिग्विजय सिंह जी का कहना था आरएसएस ने कराया। तो वो तो अपनी सरकार की ऐसी तैसी कर देते थे। तो ईवीएम के बारे में क्या बोल रहे हैं, उनके अपरिमित ज्ञान की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। अब विवेक जी ने जो दूसरी बात बोली थी मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूं। वास्तविकता यह है अमीश जी कि ये सारे दल पिटी पिटाई मानसिकता के पुराने धुराने फार्मूलों के ऊपर टिके हुए हैं। ये 21वीं सदी में कभी आए नहीं। इनकी घड़ी 1970, 80 और 90 के दशक में अटक गई है। इसलिए इनको लगता है जाति का कार्ड खेलेंगे, तुष्टीकरण का कार्ड खेलेंगे और सब कुछ परिवार के पास रहेगा, फिर भी जनता इनको वोट कर देगी। पर अब साक्षरता दर 80% से ऊपर है, मिलेनियम जनरेशन है, 21वीं सदी है, सबके पास सूचना है, सबको अच्छी तरह पता है कि ये जाति का चूरन देकर अपने परिवार को संपत्ति अर्पित करने का दौर चला गया जनाब। परिवारवाद के सारे स्तंभ उत्तर से दक्षिण तक ढह गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको आप हिंदुत्व कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली में हिंदू पोलराइजेशन नहीं है। ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए, अब 2 पीढ़ियां हो गई अंग्रेजों के बाद की। अब ये भारत का नैसर्गिक स्वरूप स्वाभिमान और आत्मगौरव के साथ उभर रहा है। मगर मैकाले और मार्क्स की विरासत को अपनी मानसिकता में रखे हुए लोगों के लिए इसको समझना मुश्किल है। ये आपके लिए बड़ी समस्या है क्योंकि आप मैकाले और मार्क्स के मनोरोग से ग्रसित हैं। जी ओके, मैं आपको मौका देता हूं अपनी बात को रखने का। मैं तहसीन आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जवाब। जी देखिए, जहां तक मार्क्स की बात है, इन्होंने शायद मार्क्सवाद पढ़ा नहीं है। और मार्क्स जो गरीब और पिछड़ों की एक लड़ाई है जो शुरू हुई थी और हमेशा रहेगी। ना तो मार्क्सवाद खत्म होगा, ना वामपंथ खत्म होगा। ये 19-20 के इलेक्शंस में हार और जीत से आप वामपंथ को चैलेंज मत करिए। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, क्या हम जानते नहीं है कि सांप्रदायिक राजनीति आप करते आए हैं 1992 से पहले से? हमेशा आपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे कोई स्ट्रगल नहीं किया। उस वक्त भी यही समस्या थी। 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था तब भी आप लोग इसी में लिप्त थे, हिंदू वर्सेस मुस्लिम में। महात्मा गांधी का एक असैसिनेशन हुआ, वो भी सांप्रदायिकता के तहत हुआ और एक हिंदू ने ही किया, जो एक सबसे पहला जिसको हम आतंकवादी मानते हैं, आजाद हिंदुस्तान का। तो क्या ये सब चीजें सत्य नहीं है? कौन सी 21वीं सदी? हम तो बात करते हैं विज्ञान की और वैज्ञानिक सोच की, और आप क्या बात करते हैं? अगर किसी आदमी ने क्वेश्चन कर दिया कि बाबा रामदेव गौमूत्र बेचते हैं 90 रुपए का और दूध बेचते हैं 40 रुपए का, तो क्या ज्यादा महंगा हुआ और क्या ज्यादा जरूरी है और किस तरह की दिशा में हम चल रहे हैं, तो आपको क्यों दर्द होता है? आप वैज्ञानिक सोच की बात करिए ना। डरे हुए लोगों को ईश्वर का डर दिखा करके राजनीति करना, क्या यह देश को ले जाएगा और सुपर पावर बनाएगा संस्कृति के नाम पर, या पिछड़ा हो जाएगा? हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं।